तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। ओके, तो सबसे पहले पॉलिटी में हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेसिकली, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है जो पूरे किसी भी कंट्री को रूल करने में हेल्प करता है। मतलब कि आपका किसी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म करेगी, और जो कि वहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी तरह से ऑर्डिनरी लॉ से चेंज नहीं की जा सकते। उसके लिए आपको काफ़ी रिजिड मेथड्स रहती है, उनको प्रूव करना पड़ेगा। उसी के बाद आप जो है फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं। अब इस लॉज के बाद जब बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीए हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था जो। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट कुछ लॉज लाती है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जितने दूसरे रिलीजियस के पर्सनस आए हैं उनको जो है सिटीज़नशिप जल्दी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं। तो अब जब यहाँ पे सी ए 2019 का लॉ आता है तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अब उनके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ रूल सेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पास कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक तरह से लोगों की एस्पिरेशन का काम करता है। मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो किस तरह होनी चाहिए, कि हमारी कंट्री में लिबर्टी होना चाहिए। लिबर्टी होना चाहिए मतलब कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब लॉ के अंडर सभी पर्सन्स को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के। ओके, देन हमारे पास फ्रेटर्निटी, कंट्री में हमारे यहाँ फ्रेटर्निटी होना चाहिए, मतलब कि कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड ठीक है, हमारे पास जस्टिस होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिस सिस्टम, जिसमें सोशल आता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस ओके, देन डिग्निटी आता है, कि पर्सन जो है अपनी लाइफ जो एक तरह से डिग्निटी से जिए। ठीक है, एक अच्छी लाइफ मिले उसको। देन इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना तो दिया, अब उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 5 तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना। बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना जो पूरे जितने भी सिटीज़न है कंट्री के वो फॉलो करें। ठीक है, कि यहाँ आपके यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स क्या होंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी में पार्टिसिपेट करना है, और या फिर इलेक्शन किस तरह होंगे, उन सब के बेसिक रूल्स आते हैं। इसके बाद सेकंड आता है बेसिक रूल्स के बाद हु हैज़ द पावर, मतलब आपके यहाँ पे डिसीजंस कौन लेगा, हु हैज़ द पावर, कंट्री में डिसीजंस कौन लेगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, जब अब हमने सपोज़ करो यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। अब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट फेडरल हो सकती है, यूनियन हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। अब ये गवर्नमेंट के पास आपने पावर्स दे दी। सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट्स लगाना है। मतलब आपके गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, बस लिमिटेड पावर है बेस्ड ऑन दिस बेसिक रूल्स। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, आपने गवर्नमेंट को पावर दे दी, बेसिक रूल्स सेट कर दिए, लिमिट सेट कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे आता है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी और उससे रोड्स बनाएगी, रोड कंस्ट्रक्शन करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी,
ठीक है। तो ये सारी एस्पिरेशन है कि हमारे सोसाइटी में एक अच्छा हॉस्पिटल्स हो, पुलिस सिस्टम काफ़ी अच्छा हो, पुलिस स्टेशन हो पास में, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो। तो ये सारे एस्पिरेशंस हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। और लास्ट फाइनल आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री में आपके पास एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी रहती है, मतलब आप एक सिटीज़न ऑफ इंडिया के, ठीक है। साथ ही में मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ओके। अब फंक्शंस के बाद आते हैं हम एक नया टॉपिक और एक कंसेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजियस पर्सन्स हैं, मतलब डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज्यूज़ हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजियस के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब साथ ही में इन्हीं रिलीजियस के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के और भी कास्ट सिस्टम हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जेंडर सिस्टम आ जाता है। अब इन सभी पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वो बहुत अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको रात शाम होने से पहले 7 बजे के अंदर घर आ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को साड़ी पहन के रहना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, दूसरे कपड़े भी चलेंगे। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ में कास्ट सिस्टम है कि दलित को टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलना चाहिए, वेल्स और तालाब से पानी नहीं पी, कुएँ से पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वहीं पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ में ये हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैन्स में यहाँ पे अब ऑनियन खाना भी मना है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। हमारे यहाँ पे एज गैप आती है और मतलब एक पर्सन जो 2000 साल जो 90s में पैदा हुआ है और एक पर्सन जो आज की जनरेशन का है, दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग होगा। अब तरीका अलग अलग है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों ही गलत हो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्स्टिट्यूशन देना है, जजमेंट देना है, तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को ना लेकर कि आप कौन से कास्ट, रिलीजियन, एज गैप, 1947 में, 2000 में पैदा हो, से डिसाइड नहीं करता है। वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी पे जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी लाएगी, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हम फॉलो करते हैं, ना कि पर्सनल मॉरलिटी, मतलब आपकी खुद की क्या सोच है उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बारे में क्या बात करता है। फ्रेटर्निटी की बात करता है कि सारे रिलीजियस और जितने भी इंडियंस हैं उनमें ब्रदरहुड हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पे, जिसमें हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो पहले आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड फॉर्म में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, मतलब आपके पास एक बुक है जिसमें सारे लॉज लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टैट्यूज, मतलब किसी बिग आइडेंटिटी ने पर्सन ने कुछ कहा था अच्छा जो हमारे कंट्री में होना चाहिए, कन्वेंशंस फॉलो होना चाहिए। फॉर कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AVDC का रूल ऑफ लॉ, AVDC का रूल ऑफ लॉ, तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कुछ बुक रिटर्न की गई जिसमें लॉज के बारे में लिखा गया तो वो उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। सुप्रीमेसी की बात करें यहाँ पे, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीमेसी रहती है वो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन खुद की।
कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आपके पास एक वो बुक है जो सुप्रीम है, ठीक है। वहीं यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है, पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है और सॉवरेन रहता है। इसके बाद हम अमेंडमेंट पे, अमेंडमेंट में तो कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड होता है, आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, आप सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू पे। जुडिशियल रिव्यू पे तो यहाँ पे जुडिशरी के पास पावर होती है रिव्यू करने की, कि आप कोई भी लॉज अगर लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है तो उसको रिव्यू करके अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अच्छा प्रॉपर नहीं बना है तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, अगर प्रोसीजर मतलब आपने प्रॉपरली वोटिंग सिस्टम फॉलो करा है, प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करा है, तो ये लॉ भले ही कितना भी बेकार हो, भले ही पीपल के अगेंस्ट हो, लोगों के विल के अगेंस्ट हो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और ये करेक्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट कुछ भी लॉ पास कर सकता है अगर प्रोसीजर मतलब मिनिस्टर्स ने प्रॉपरली वोट करा हो, प्रॉपर डिस्कशन हुआ हो, अगर ये सब यहाँ पे प्रॉपर हुआ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है यूनिटरी वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सिंगल बॉडी होती है जो सेंट्रल, बोल सकते हैं सिर्फ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दो होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ को ये पावर सेंटर की है, अब आप इसको दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल म्यूनसिपाल्टी यहाँ पे हो गई, तो सेंटर ने अपनी पावर जो है कुछ टाइम के लिए इस म्यूनसिपाल्टी को दे दी है, ये यहाँ पे सेंटर के जितना भी काम है वो हैंडल करेगी। अब जब चाहे सेंटर तो वापस ही पावर इनसे ले सकता है। वहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के पास अलग पावर रहती है, स्टेट के पास अलग पावर रहती है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अब यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है कि फेडरल होता क्या है, लेकिन इसके लिए हम चूँकि यूएसए को जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो हम कुछ एक पॉइंटर चेक टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ड्यूल गवर्नमेंट है तो वो फेडरल है। सेकंड पॉइंट में अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है मतलब सेंट्रल स्टेट है, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड पॉइंट, अगर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वहाँ पे सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगेन ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में आता है। और इंडिया के केस में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं। हमारे पास ड्यूल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे यहाँ सुप्रीम है और हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए लगती है। साथ ही हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तो ये सब हमारे पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि हमारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है, वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब अलग है, मतलब कुछ स्टेट में जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी है, कुछ स्टेट में जो है लेस ऑटोनॉमी है। कुछ स्टेट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल हमारी यूटीज़ यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे गवर्नर रूल करते हैं बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं पे कुछ स्टेट्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट रूल तो करती है लेकिन उनके लॉज के अकॉर्डिंग जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एम्फीबियन बोला जाता है। एम्फीबियन बोला जाता है मतलब कि आप, एम्फीबियन मतलब होता है वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं। वही फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा यूनिटरी हो जाता है एकदम से। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर है, वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये किसने दिए? तो ये दिए मॉन्टेस्क्यू ने। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ये बोलते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, इनको सेपरेट रखना चाहिए। किसी भी सिंगल पर्सन के पास ये सारी पावर्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बेसिकली तरह से टायरनी है लोगों के पास। मतलब कि एक लेजिस्लेचर ने लॉ पास करा, अब वो वही सेम लेजिस्लेचर जुडिशरी में है, तो लोग जब जुडिशरी में जाएंगे कंप्लेन करने अगेंस्ट द लॉ, तो बेसिकली यहाँ पे वापस से अपने ही केस को मैं खुद फैसला सुना रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है। अब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये तो बोल देता है कि पावर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इनको इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली बना देंगे तो यहाँ पे कोई करप्शन बढ़ जाएगा। मतलब अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर के पास किए गए लॉ को चेक ही नहीं कर सकता है तो कोई फ़ायदा नहीं। वहीं साथ ही में एग्जीक्यूटिव, अब फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया लेकिन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम आता है चेक्स एंड बैलेंस का। तो यहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे में चेक लगा के रखते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पे चेक लगाता है कि जो हमने लॉ बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आप रूल्स सेट करो। वहीं लेजिस्लेचर जुडिशरी पे भी चेक लगाता है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अच्छे से काम नहीं करता है, फिर बायस तरीके से काम करता है, तो इसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सेम अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अच्छे से रूल फॉलो नहीं करता है, लॉज फॉलो नहीं होते हैं, और साथ ही में चूँकि अब हम इंडिया में जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है,
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है। लॉ मतलब नेचुरल जस्टिस, कि सिर्फ लॉ को प्रोसीजर फॉलो के आप पास नहीं करा सकते, आपको लॉ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो लॉ भी एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हो। तो अगर लेजिस्लेचर कोई ख़राब लॉ पास करती है तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों पे उनको रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास चेक्स एंड बैलेंस हो जाता है यहाँ पर। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल मैनर में था कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया होता है कि, ठीक है, एक आइडिया है कि स्टेट कैसी रहेगी, स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली आइडिया होता है। अब यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस होना चाहिए, गवर्नमेंट लीगली लिमिटेड होना चाहिए, इनकी पावर में लीगली लिमिटेड होना चाहिए। और उनकी लेजिटिमेसी, मतलब गवर्नमेंट लेजिटिमेट है या नहीं, वो इन्हीं पावर्स को इन्हीं लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन गवर्नमेंट के पास है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368, ओके, और अगर ये पावर अनलिमिटेड है, तो कल से गवर्नमेंट 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी और अपने टेन्योर को 5 साल से हटाकर 500 ईयर्स कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बचा ही नहीं, अब इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट या फिर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट 500 साल तक रूल कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सारी गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड इन पावर है, और ये पावर लीगल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि हर 5 साल में आपको इलेक्शन करना पड़ेंगे। हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब जो ये आइडिया है लिमिटेड गवर्नमेंट का ये आइडिया दिया था जॉन लॉक ने, एक फिलोसोफर है। ठीक है, जॉन लॉक ने, जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। और गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो रहती है वो इन्हीं लिमिटेशंस को फॉलो करने में है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को फॉलो करने में है। अब हम बात करें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनिज्म में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया
हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में। सेपरेशन ऑफ पावर है जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब की पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है जो बेसिकली हमारा पार्लियामेंट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव प्रॉपर लॉ, अब एग्जीक्यूटिव हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई स्कीम लॉन्च करी बजट में, अब वो प्रॉपरली जो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ पे वो बताएंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ क्या ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी बॉर्डर्स कितनी सेफ़ हैं। पार्लियामेंट बेसिकली क्वेश्चन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे आंसर्स देना पड़ेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पे बजट पास करती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, मतलब पार्लियामेंट में लाते हैं लोकसभा में। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर्स हैं वो यहाँ पे वोट करके इस जो फाइनेंस बिल है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फाइनेंस बिल की जगह मनी बिल जो है, और मनी बिल भी नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे फंड मिलता है, ठीक है। इसके बाद जुडिशरी आता है। तो बेसिकली अभी तो हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है जहाँ पे जुडिशरी ही बताती है कि हमें कौन से सिलेक्ट करना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो यहाँ पे जजेस को हटा सकता है अगर कोई जज अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी जज को रिमूव करा गया हो। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो रिमूव करना इजीली नहीं हो सकता। उसके बाद तो यहाँ पे जैसे जुडिशरी पे भी चेक लगा हुआ है कि अगर आपने प्रॉपरली वर्क नहीं करा तो हम जो लेजिस्लेचर हैं वो आपको रिमूव कर देगा, ठीक है। साथ ही हमारे पास रूल ऑफ लॉ है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो कर रखा है। रूल ऑफ लॉ जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, मतलब कि किसी भी पर्सन को कोर्ट अगर उसने लॉ फॉलो नहीं किया है और लॉ फॉलो कर रहा है तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लॉ ब्रेक करा है तो ही जाके पनिशमेंट मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। मतलब बिना अननेसेसरी कुछ भी रूल्स नहीं बना सकते। आपको प्रॉपर अगर आपने लॉ फॉलो करा है तो ही आप किसी दूसरे पर्सन को पनिश कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल बेसिकली, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर, जो यहाँ पे जो अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट पावर जो है लोगों के पास है, पीपल के पास में है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो लोग उनको वोट आउट कर देंगे और अगले साल दूसरी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल राइट्स आते हैं, ओके, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, जिसको गवर्नमेंट स्नैच और चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद हमारे पास लीगल राइट्स आते हैं।
लीगल राइट्स वो राइट्स जो लॉज के थ्रू में मिलते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें हम नेगेटिव टर्म में देखते हैं, मतलब स्टेट इनको फॉलो करना चाहिए, स्टेट इनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी बेसिकली हमने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पे कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है और डेमोक्रेसी जो इंडिया में आई है वो नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। हम अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम इन सब को फॉलो करते हैं, ना कि संविधान को प्रॉपरली मानते हैं। अभी भी इंडिया में लॉज भले ही बनते हों लेकिन हार्डली कोई इनको फॉलो करता है। ठीक है, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पूरे कंट्री पे एक टॉप ड्रेसिंग का काम करता है कि दिखाने को तो हम एक तरह से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन अब भी डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग जो है लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो उनका एक कोट है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया डेमोक्रेसी इन इंडिया is only a top dressing on an Indian soil. Top dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic. ठीक है, इसके बाद आगे चले हम तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की डेमोक्रेसी क्या है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें इंडिया में डेमोक्रेसी के बारे में, तो हमारे पास एक केस आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या होता है कि सेक्शन 497 क्रिमिनलाइज करता है क्रिमिनलाइज एडल्ट्री। क्रिमिनलाइज करता है एडल्ट्री को, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन है प्लस एक वुमेन है। ठीक है, ये दोनों मैरिड हैं। अब ये है मैन आउटसाइडर। आउटसाइडर अब ये जो मैन है इस वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन इस मैन से परमिशन नहीं ली है। ठीक है, आपने वाइफ की जो हस्बैंड है उससे परमिशन नहीं ली है। अब चूँकि बेस्ड ऑन दिस लॉ वुमेन जो है मैन की प्रॉपर्टी है और आपने इस प्रॉपर्टी को बिना यूज़ करा है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्राइम है।
क्राइम है। तो इस मैन को जो यहाँ पे पनिश किया जाएगा, ठीक है, इस मैन को यहाँ पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली एडल्ट्री का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि तो इस मैन को यहाँ पे पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली एक वुमेन को यहाँ पे एज अ मैन की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है, मैन की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में क्या होता है कि ये क्रिमिनल केस नहीं है कि आप क्राइम एज अ क्राइम इसको ट्रीट कर रहे हो, एक तरह से सिविल केस है। हाँ, अगर मैन जो मैरिड मैन है यहाँ पे मैन को अगर ये वुमेन पसंद नहीं है, फ्रॉड हुआ एक तरह से, तो आप डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हो, फ्रॉड का केस फाइल कर सकते हो। लेकिन इसे क्राइम ट्रीट करना कि आप किसी और पर्सन को इसके लिए पनिश कर रहे हो, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली सिंपली ये कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज वुमेन ने शादी कर ली यहाँ पे, तो जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी है और ऑटोनॉमी है वो वुमेन यहाँ पे मैरिज के बाद लूज़ नहीं करती। ठीक है, और साथ ही में जस्टिस रोहितवन यहाँ पे कहते हैं कि जो ओल्ड नोशन है यहाँ पे कि मैन इज़ ऑलवेज अ ऑप्रेसर, कि मैन हमेशा ही वुमेन को परेशान करता है, ऑलवेज ऑप्रेसर एंड वुमेन जो हमेशा ही विक्टिम होती है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जोसेफ शाइन केस में सेक्शन 497 को कम्प्लीटली हटा दिया जाता है। ठीक है, उसी के साथ एक और केस आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे केस सेक्शन 377 आईपीसी के 377 को लेकर रहता है, जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे होमोसेक्सुअल हो करा है तो आपको क्राइम के बेसिस पे पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर केस में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रेड डाउन कर देता है। मतलब सेक्शन 377 के जो कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट है उनको डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं, लेकिन बचे हुए जो प्रोविजंस हैं उसको सेम टू सेम जैसा है वैसे की वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आईपीसी तो हमारे यहाँ से हट चुका है, अब हमारे पास आता है भारतीय न्याय संहिता, जो कि नया रूल है। ठीक है, अब सेक्शन 377 क्या करता था यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पर्सन एनिमल्स के साथ सेक्स कर रहा है या फिर आप अंडर एज पर्सन के साथ सेक्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्रिमिनलाइज करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन प्लस एनिमल, इन सभी को, और फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन प्लस वुमेन और वुमेन प्लस एनिमल, अगर ये सारे प्रॉब्लम होती तो इसको क्रिमिनलाइज करता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एनिमल यहाँ पे आपको कंसेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में अंडर एज पर्सन भी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविजंस नहीं है, बीएनएस में ये प्रोविजंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम बोलते हैं बेस्टियलिटी,
स्पेशलिटी और इंसेस्ट, ठीक है, जो एक लीगल गैप अब क्रिएट करता है। अब जब हमने समझा कि क्रिमिनलाइज कर दिया है, सिविल केस होता है, ये हमने जब भी पढ़ा है यहाँ पे कि ये पहले ये गवर्नमेंट ने इसको क्रिमिनल केस बना रखा था, क्राइम एक तरह से, इसको हटा के अब सिविल केस कर दिया जाता है। तो सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क क्या होता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिविल केस क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इन्वॉल्व दो इंडिविजुअल और एंटिटी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिविल केस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज, डिवोर्स, ये सब। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्रिमिनल केस में क्या होता है, स्टेट जो है पार्टी बन जाती है। मतलब अगर आपने मर्डर करा है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर सकती है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल सिविल डिस्प्यूट है कि आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेगी, वो आप दोनों को मिलके जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो करोगे। वहीं अगर आपने वाइफ ने, ठीक है, ये आपका दोनों के बीच में मैटर चल रहा है, लेकिन अगर वाइफ ने या फिर हस्बैंड ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया है, तो यहाँ पर स्टेट आके इंटरफेयर करेगा, ठीक है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल होगा, स्टेट यहाँ पे हो जाता है। अब क्रिमिनल केस कौन से होते हैं, तो मर्डर, रेप, एट्रॉसिटीज़, मतलब आप किसी को मार रहे हो जबरन में, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है। अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट पे आ जाती है। अब इसमें आपको फाइन्स हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद वापस से दो टर्म इंपॉर्टेंट हमारे पास आती हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो जिसमें आपको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट वारंट मैजिस्ट्रेट से लिए आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो और जो पर्सन है उसको अरेस्ट कर सकते हो। मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको वारंट लेना कंपलसरी है, बिना वारंट के आप किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मर्डर, रेप, अदर सीरियस क्राइम्स, ठीक है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब फॉर एग्जांपल पब्लिक नुआंस, डिफेमेशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का बेस्ट जो एग्जांपल है आप 12th फेल से देख सकते हो मूवी में, जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। देन यहाँ पे क्रिटिसिज्म यहाँ पे आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग है, मतलब हमने खुद से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, हमने जब बस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे कंट्रीज से लेकर एक कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये होता है कि बेसिकली आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 3 साल लगा दिए हैं, 3 years आपने पूरे स्पेंड कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी पेस्ट करे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉपी पेस्ट करे गए, और उसके बाद आयरलैंड से डीपीएसपी हमने लिया है,
आयरलैंड से हमने DPSP लिया है। USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। ठीक है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। तो ये सारे क्रिटिसिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि 1940s तक चलते चलते ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई नया फीचर यहाँ पे निकाल देंगे, हमने भी वही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है, कोई नोवल फॉर्मेशन नहीं है। और सेकंड थिंग कि हमने एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ली है, हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन को अपना इंडियन टच दिया है। ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लगा कि ऐसा होना चाहिए उसको हमने चेंजेस करके इंडिया में अडॉप्ट किया है। साथ ही में जब हम बात करते हैं इंडिया में वासुदेव कुटुंबकम की, कि जो सारा वर्ल्ड है वो हमारी इंटायर जो वर्ल्ड है हमारी फैमिली है, तो फिर हमें दूसरों से लर्न करने में, उनके आइडियाज़ लेने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है।